हेलो, कैसे हैं सब लोग। अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिक, जो इसको जो है इंग्लिश में कहेंगे हेड ऑपरेटर मैकेनिक रिक्रूटमेंट, जो है ये पोस्ट का नाम है। और इसके लिए जो है आज जो है विज्ञप्ति जो है विज्ञापन आया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक करके सारी डिटेल जो है हम लोग जानेंगे, और जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 936 हैं। 936 पोस्टों में से कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग पोस्टों की संख्या है, जो हम लोग इस पे बात करेंगे। अनारक्षित जो है यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है 379 पोस्ट हैं, 379। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 92 यानी 92 पोस्ट हैं। नॉन क्रीमिलियर यानी ओबीसी के लिए जो पोस्ट हैं 252। अनुसूचित जाति के लिए जो पोस्ट हैं 195। अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पोस्ट हैं। तो टोटल जो है 936 पोस्ट हैं। इसमें जो ये आरक्षण है, मतलब जो हॉरिजेंटल आरक्षण जो दिया जाएगा, इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रित के लिए 18 पोस्टों में दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक को 46 पोस्टों के लिए और महिला को 186 पोस्टों के लिए आरक्षण इसमें प्रदान किया जाएगा इस पोस्टों में से। तो और हम लोग बात कर सकते हैं, ये जो वैकेंसी है किसी भी समय परिवर्तित भी हो सकती है और बिना कोई कारण बताए इसको निरस्त भी किया जा सकता है। इसका जो है सर्वाधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। पंजीकरण स्टार्ट होने की जो तिथि है 20 तारीख है। पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 28 फरवरी है। और आवेदन शुल्क जो है यानी कि फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि जो है 28 तारीख है, 28 फरवरी 2022। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो भी 28 फरवरी 2022 है। इसका जो शुल्क है, आवेदन शुल्क है यानी कि परीक्षा शुल्क, फी पेमेंट, इसको आपको 400 करना है। 400 रुपये का फी पेमेंट आपको करना है। अब आगे बात करते हैं क्या आपको और चीज़ें होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। बाकी डिटेल जो है आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। भारत के नागरिक हों या फिर अब इसके अलावा भी अगर आप कोई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम लोग भारत के नागरिक ही होते हैं, वही फॉर्म भरते हैं। तो सारी डिटेल और आपको एक एक करके बता देता हूँ मैं। ये जो है इस पोस्ट के लिए जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में से किसी में भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास, या भारत सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त जो है उसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल है ये अब आगे देखते हैं कि और आपको क्या बताना है। ये सारी जो योग्यता है ये आपकी 28 फरवरी 2022 से पहले पूर्ण होनी चाहिए। अपेयर कैंडिडेट जो हैं ये वैध नहीं है। अपेयरिंग वाले जो है इसके फॉर्म भरने के पात्र नहीं हैं। और अधिमानी जो अहर्ता इसकी है, डोएक से अगर आपको अधिमानी अहर्ता यानी कि अधिमानी अहर्ता रहेगी तो आपको वरीयता प्रदान की जाएगी। डोएक या नाइलेट से ओ लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। प्रादेशिक सेना जो है उसमें 2 वर्ष की अवधि का जो है आपने अगर योगदान दिया है तो उसका भी कंसीडर किया जाएगा। या फिर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी उसको भी वरीयता दी जाएगी। भर्ती के लिए जो आयु है आपकी 20 से लेकर के 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये जो आयु का कैलकुलेशन है, ये गणना, आयु की गणना जो है 1/7/2022 से की जाएगी। ठीक है, इसकी जो 1/7/1994 से लेकर के आपकी जो जन्म तिथि है 1/7/2002 के बीच की होनी चाहिए। तो ये हो गई आयु की गणना। अब आगे बात करते हैं कि क्या बताना है आपको। जीवित पति पत्नी में से एक से अधिक नहीं होने चाहिए आपके पास। और जो है मेडिकल आपका होता ही होता है, तो जो है शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए आप। ऑनलाइन परीक्षा आप इसकी कंडक्ट कराई जाएगी। जो इसकी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। और जो है ये इसका जो है सिलेबस आगे दिया हुआ है, तो बहुत विस्तार से दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। सामान्य हिंदी के जो है 100 नंबर का पेपर होगा। सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान जो है 100 अंक का पेपर होगा। और जो संख्यात्मक योग्यता और मानसिक योग्यता का 100 नंबर।
मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा यानी जो है रीजनिंग वगैरह, इसमें जो है 100 नंबर का होगा। तो ये सारी डिटेल हो गई और टोटल परीक्षा जो है आपकी 400 अंकों की परीक्षा होने वाली है। और इस परीक्षा की टाइमिंग जो है 2.5 घंटे होगी, यानी 150 मिनट जो है आपको जो है इस परीक्षा को देने के लिए मिलेंगे। तो ये जो है बहुत आप इत्मीनान से पेपर दे सकते हैं। इस पेपर में जो है आपको 50% यानी 50% जो है अंक आपको लाना अनिवार्य शर्त है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप इसमें अगले राउंड के लिए चयनित नहीं रहेंगे। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में यानी एक से ज़्यादा पालियों में परीक्षा कराई जाएगी, एक से ज़्यादा पेपर बनाए जाएंगे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है लागू होगा। नॉर्मलाइजेशन जिन लोगों को नहीं पता है वो जा करके आप इसके बारे में डिटेल दी हुई है, पढ़ सकते हैं। और कई सारे परीक्षा जो है यूपी में नॉर्मलाइजेशन वाली हुई हैं, तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो उसके बारे में आप, इसमें सूत्र भी दिया हुआ नॉर्मलाइजेशन का, तो आप उसको बहुत विस्तार से समझ सकते हैं। जो है फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो शारीरिक जो है मानक जो है आप पुरुष अभ्यर्थी के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सामान्य ओबीसी और एससी के लिए जो है, यानी सामान्य कैंडिडेट ओबीसी और एससी के लिए जो है ऊंचाई न्यूनतम होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हो गई ऊंचाई की बात। अब सीने की बात हम लोग करेंगे। सीने की माप जो है सामान्य ओबीसी और एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए जो सीने का माप होना चाहिए, ये 69 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो है सीने की माप हो गई। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है शारीरिक मानक के लिए जो है फिजिकल अपीयरेंस के लिए बात कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ओबीसी और एससी के लिए जो है 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है हाइट उनकी जो है ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए एक मानक और रखा गया है, जो है न्यूनतम जो उनका वजन है 40 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए उनका वजन। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है आपका जो फिजिकल होगा, यानी कि जो है शारीरिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है फिजिकल परीक्षा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर की जो है दौड़ होगी, और उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा 28 मिनट। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए समय दिया जाएगा 16 मिनट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत नॉर्मल सा है, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखित परीक्षा और जो है शारीरिक परीक्षा, इनकी सबकी जो डिटेल है, ये सारी डिटेल जो आपको इस जो साइट दिख रही है इसमें आप रेगुलर विजिट करते रहिए, इसी पे आपको दी जाएगी सारी डिटेल। जो जानकारी आप इसी पे प्राप्त करेंगे, तो आप इस पे जो है विजिट करते रहिए और जो है वहां से डिटेल आप लेते रहेंगे। ये अगर एक ही 2 या 2 से अधिक यानी कि मतलब कई सारे लोग जो है एक ही जैसे योग्यता रखते हैं, तो उसमें जो है जो अधिमानी अहर्ता जो जैसे डोएक का ओ लेवल हो गया, या फिर प्रादेशिक सेना में सर्विस वाले हो गए, या फिर एनसीसी वाले हो गए, तो उनको जो है उन जो कोई रखते हैं योग्यता, तो उनको वरीयता दी जाएगी। अगर ऐसी योग्यता रखने वाले भी कई लोग हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में जो अधिक आयु वाले होंगे, जो अधिक आयु वाले होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। अगर अधिक आयु वाले भी कई लोग हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर जो है हाई स्कूल में जो है उनके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो उनका नाम होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है ABC जो उनका नाम पड़ेगा, उस हिसाब से उनको वरीयता क्रम दिया जाएगा। जो भी होगा तो उस हिसाब से वरीयता क्रम दिया जाएगा। आपका जो है मेडिकल फिटनेस होगा, चेक किया जाएगा। तो ये पुलिस परीक्षा के लिए अनिवार्य हुई होता है, यानी कि सभी परीक्षाओं में होता है, लेकिन पुलिस के लिए कंपलसरी आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो है जांच की जाएगी। उसके बाद में और क्या बताना है उसके बारे में बता देते हैं। ये जो आपका सर्टिफिकेट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, ये जो सर्टिफिकेट है, ये सक्षम अधिकारी जो है
मतलब जो है ये गैजेटेड ऑफिसर जो है ये बनाने के योग्य हैं। तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ये सारे लोग जो है बना सकते हैं, या आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये बना सकते हैं। तो ये आप बनवा लीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये बता देता हूँ मैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए जो प्रमाण पत्र बनाएंगे केवल और केवल जिलाधिकारी बनाएंगे। तो आप और किसी से इसके लिए प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक लोग जो हैं वो प्रमाण पत्र जो प्राप्त करेंगे यूनिट इंचार्ज से या फिर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी से प्राप्त करेंगे। महिला अभ्यर्थी जो हैं वो अपना मूल निवास उत्तर प्रदेश का उनका होना चाहिए। अगर उनको जो है आरक्षण का लाभ लेना है तो उनका जो है उत्तर प्रदेश में मूल निवास होना चाहिए। और देखते हैं कोई डिटेल अगर बतानी तो बता देता हूँ। अगर कोई मतलब जो है सामान्य वर्ग के बच्चे को अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति वाला व्यक्ति गोद लेता है तो ऐसे बच्चे को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अनुमन्य है ऐसे बच्चों को आरक्षण का लाभ दे दिया जाएगा। अब और बात कर लेते हैं आगे। इसमें जो है 2-3 चीज़ें और बताने वाली थी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या बताने वाली डिटेल थी? और हाँ, ये रही डिटेल। महिला अभ्यर्थी जो कोई है, जैसे मतलब ऐसी महिला अगर किसी को अनुसूचित जाति या जनजाति का मतलब लाभ लेना है तो पहले तो उनकी जाति पिता की जाति के अनुसार कंसीडर की जाती है। बाद में उनकी जाति जो है पति या पत्नी के हिसाब से कंसीडर की जाएगी। और एक डिटेल मैंने नहीं बताई आपको, मैं बता देता हूँ वो। ये डिटेल ये है, कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का दावा मिलेगा। जो सबसे अधिक होगा उसको वही जो है दावा वो कर सकता है, पर्याप्त कर सकता है। ये सारी डिटेल रही। और बाकी जो है और देखते हैं अधिमानी अहर्ता के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी थी। तो ये जो है आप जो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें अटैच कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपना अटैच करना होगा। उसके बाद में अधिमानी अहर्ता का जो है ये भी आपको प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। आरक्षण जो है अगर आपको लेना है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना होगा। ये सारी चीज़ें प्रमाण पत्र आपको उसमें मतलब निर्धारित स्थान पे अटैच करने होंगे। और जो आरक्षण का सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आपको जो है डोमिसाइल का आरक्षण लेना है तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपका अंतिम तिथि से पूर्व बनवाया हुआ होना चाहिए। और जो अगर आपको मतलब जाति में जो है अन्य पिछड़े वर्ग या के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, आपको जो कैटेगरी का जो आप दावा करते हैं तो आपका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 28 फरवरी 2022 के बीच का होना चाहिए, तभी आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं। ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में लिखा हुआ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यूनिट से लेना पड़ेगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है 3 भागों में होगी, तो एक-एक करके बता देता हूँ। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये प्रक्रिया 3 भागों में होगी तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहली प्रक्रिया होगी, आप जाकर के पहले रेफ़रेंस नंबर और जो है पासवर्ड जनरेट करेंगे, रेफ़रेंस नंबर और पासवर्ड जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद में द्वितीय चरण में आप जाकर के जो है अपनी जो शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में सारी डिटेल फिल करके और जो है निर्धारित स्थान पे अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। तो और तीसरी जो डिटेल है आप फीस सबमिट करके और जो है फाइनली फॉर्म सबमिट कर देंगे। इससे पहले एक और डिटेल जान लीजिए, जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। और दोनों कान आपके साफ दिखने चाहिए, कैमरे पे सीधी नज़र होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि आपका जो फ़ोटो है, फ़ोटो आपका चश्मा लगाकर नहीं खिंचाया हुआ होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि जो है ये आपका नहीं होना चाहिए। एक बार अगर फ़ॉर्म आप सबमिट कर देते हैं तो उसमें संशोधन जो है संभव नहीं है। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा, फ़ॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भर करके ही सबमिट कीजिए। तो सारी डिटेल हो गया और बोर्ड का निर्णय जो है अंतिम होगा। बाकी कोई डिटेल आपको बताने वाली इसमें है नहीं। ये जो है सिलेबस है, सिलेबस आप बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, आप जो है तैयारी करते रहिए। बाकी अपना ख़्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।